हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ समाज सेवी साहित्यकार डॉक्टर निधि प्रजापति जी हैं। डॉक्टर निधि प्रजापति जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई, किस रूप में ये समाज सेवा व साहित्य की दुनिया से जुड़ी, इस बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर निधि प्रजापति जी से। डॉक्टर निधि जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद दिनेश। डॉक्टर निधि जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? एक कहावत सुनी होगी कि जहाँ से पैदा हुए हैं वह भी अभी वही है जी। तो मेरी बॉर्न एंड बॉटअप मैं कोटा में ही 1986 में मेरा बर्थ हुआ था। तब से लेकर अब तक पूरी शिक्षा दीक्षा कोटा की है और कोटा से ही समाज सेवा का जो अपना सफ़र था वो शुरू किया। जी, समाज सेवा का जो भाव है ये कैसे मन में आया? क्योंकि जब इस उम्र में आदमी अपने काम धंधे, अपने रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ते हैं तो समाज सेवा किस रूप में आपने इसको अतियाया है? देखिए, समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आपको खुद को भूल के दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, अपना जीवन भूल के दूसरों के जीवन में सुधार लाने की सोचना पड़ता है। तो बात थी 2003 की, जब पूरे राजस्थान के अंदर अकाल पड़ रहा था। बिल्कुल। अशोक गहलोत जी की उस वक्त सरकार थी और उन्होंने पूरे राजस्थान में अकाल राहत शिविर लगाए थे। जी। उस शिविर के अंदर भारत के गांधीवादी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने कोटा में कैंप लगाया। मैं उस वक्त 11वीं पास किया था। जी जी। और पटवार प्रशिक्षण के रावतभटा रोड पे एक कैंप लगाया गया और उस कैंप में एनएसएस वॉलंटियर, एनसीसी वॉलंटियर, स्काउट वॉलंटियर के तौर पे, क्योंकि मेरे को तीनों में शौक था जी जी समाज सेवा का, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उस कैंप के लिए। कैंप में सिलेक्शन के बाद फिर हम लोग उस कैंप में गए तो वहाँ पे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी से मिलना हुआ। जी जी। 73 ईयर की एज में आप उनका जज्बा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उनको देख के लग नहीं सकता कि ये 73 साल का इंसान नहीं, ये शायद कोई 23 या 20 साल का युवा हो। बहुत बढ़िया। उनको देखा, उनके जीवन में सिर्फ एक ही मिशन कि जो युवा है, युवा को देश में आगे बढ़ना चाहिए, समाज की प्रगति, समाज की आर्थिक उन्नति और समाज में व्यक्ति का विकास होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता विकसित होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत। तो इन सब चीज़ों को देख के लगा कि समाज सेवा करनी चाहिए। 73 की एज में उन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए समर्पित कर दिया, युवाओं के लिए नेतृत्व की क्षमता का विकास कर रहे हैं जी। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप ही के यहाँ पर उनके एक और अनुयायी है अजय वर्मा जी। वो भी यहीं एसटीएन में ही है। तो हम सब लोगों ने मिलके जब कैंप खत्म हो गया डिसाइड किया कि कोटा के अंदर समाज सेवा का काम शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो कोटा के अंदर करणी नगर विकास समिति, आपको पता है। बिल्कुल। ईश्वर ने अब दोनों को ही हम लोगों से ले लिया। महावीर जी भी हमारे बीच में नहीं है, प्रसन्ना भंडारी जी भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनसे हम लोगों ने परमिशन ली कि हम आपके बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हर संडे, हम छोटे थे, स्कूल में मैं तो स्कूल में पढ़ती थी। बिल्कुल। तो स्टेशन से कोठड़ी गुमानपुरा में उनका जो ममता गृह है, बिल्कुल, उस ममता गृह में मैं साइकिल से आती थी और वहाँ बच्चों को गाने सिखाती थी, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, हाँ, समाज में सिर्फ पैदा होके कमा के चले जाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कम से कम आपके जाने के बाद कुछ लोग ऐसे हों जो आपके बारे में बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच। तो फिर वो समाज सेवा की जो इच्छा थी वो जागृत हुई। जी। डॉक्टर निधि जी, आप एनजीओ भी चलाती हैं जी। उसका मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह, मतलब उसमें आप समाज के लिए? जी, मेरा एनजीओ है सोसाइटी हैज़ ईव शी इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। अब अगर आप इस पूरे एनजीओ के नाम का शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो बनता है शी, SHE, लड़की। जी जी। यानी कि समाज के अंदर अगर लड़की नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही।
हमें समाज को आगे बढ़ाना है, तब भी हमें महिला की आवश्यकता है, लड़की की आवश्यकता है। समाज को संवार के रखना है, तब भी महिला की आवश्यकता है। घर से अगर 5 दिन के लिए महिला चली जाती है तो घर की क्या हालत हो जाती है, वो सबको पता है। बिल्कुल। तो उस एनजीओ में हम लोग स्पेशली विमेंस के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और क्यों? क्योंकि डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी से जुड़ी हुई थी, तो मैं गांधीवादी विचारों के ऊपर और गांधी के मूल्य, गांधी व्रत के ऊपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सारे सेमिनार्स मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और बच्चों को बताती हूँ कि गांधी के मूल्यों का आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों आज भी गांधी के जो सिद्धांत है वो हमें अपनाने चाहिए, क्यों आज भी हमें सत्य अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर निधि जी, इसमें जो आपका ये जो ट्रस्ट आप बता रही हैं जी, तो इसमें कितने सदस्य कोटा से जुड़े हुए हैं? जी, इसके अंदर कोटा से ऑलमोस्ट 70 मेंबर्स हैं जी। और सभी मेंबर्स के पास जितना समय मिलता है, क्योंकि सभी वर्किंग है जी। आज के समय में भी, वो थोड़ा बहुत जो भी टाइम निकाल पाते हैं वो हम सब लोग मिलके साथ में काम करते हैं। और उसी का एक परिणाम था कि कोटा के अंदर 2023 के अंदर इंटरनेशनल यूथ कैंप लगाया था हम लोगों ने। जी। ये लगाया गया था रानपुर के एरिया में, सर्वोदय स्कूल है जी, वहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया था, जिसके अंदर 4 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उद्देश्य उसका भी उस वक्त यही था कि जो युवा है, युवाओं को देश के लिए कैसे समर्पित किया जाए और युवा को किस तरीके से हम लोग देश में काम क्या करना है उसके बारे में बता सके, क्योंकि काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं। जी जी जी। जो युवा पाकिस्तान में रहता है, जो युवा कश्मीर में रहता है, उनके दिमाग में भी काम होता है कि हमें देश के लिए काम करना है। बिल्कुल। लेकिन जो रचनात्मक कार्य करने हैं, सृजनात्मक कार्य करने हैं, देश की आर्थिक संपन्नता के लिए कार्य करना है, वो कौन से काम होने चाहिए, उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उस कैंप का भी जो निदेशक रहे थे वो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ही थे। उन्होंने पूरे कैंप को संचालित किया था। उस वक्त कोटा के जितने भी समाज सेवी थे वो सब हमारे साथ जुड़े, हम लोगों ने मिलके काम किया और एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट किया कि अगर हम लोग चाहें तो समाज में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। बस यही है कि अंदर आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर निधि जी, आप साहित्यकार भी हैं? साहित्यकार तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। जैसे कोई परिस्थितियाँ होती हैं तो उन परिस्थितियों के ऊपर लिख लिया। फिर मैं बेसिकली आर्टिकल्स लिखती हूँ। जी। कोई टॉपिक होता है, पर्यावरण हो गया, महिलाओं की परिस्थितियाँ हो गई, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखती हूँ। वो आर्टिकल फिर पब्लिश कराती हूँ। मेरा एक आर्टिकल था जो कोटा में जो सुसाइड्स होती है बिल्कुल बच्चों के, तो 2016 का टाइम है जब वो आर्टिकल यूनेस्को के रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ था। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए सम्मानित भी किया गया। विजयवाड़ा के अंदर प्रोग्राम किया था यूनेस्को की तरफ से। तो उन आर्टिकल्स के अंदर वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं। पहले उसमें थोड़ी सी रिसर्च की जाती है, उसके बाद फिर उनके ऊपर लिखा जाता है। जी जी। तो आपने जो आपके लेख प्रकाशित हुए जी कई जगह जो आप बता रहे हो, तो कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार कोई लेख लिखता है, प्रकाशित होता है, तो कैसी अनुभूति उस समय होती है? देखिए, जो भी लेख होता है वो एक तरीके से हमारी रचना का बीज है। जी। जिस बीज को हम लोग बोते हैं वो जब पेड़ बन के हमारे सामने प्रकाशित होकर आता है तब बहुत अच्छा लगता है। बीज हर किसी को देखने में लगता है कि ये क्या कर पाएगा, लेकिन जब वो उसके ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, पानी की धार आती है, उसके बाद जाके वो धीरे 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 पहले उसमें से कुछ पत्तियां निकलेंगी, फिर शाखाएं, और फिर जाके वो पेड़ बनता है। बहुत बड़ा। तो उसी तरीके से जब हमने पत्र लिखना शुरू किए और आर्टिकल लिखा तब लोगों से बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला, क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला। बिल्कुल। कि भाई इसमें ये चीज़ थोड़ी और अच्छी की जा सकती थी। तो हमारे जीवन के अंदर क्या है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। बिल्कुल। उन अप एंड डाउन्स को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस परिस्थिति से घबराकर पीछे हट जाना चाहिए। रिसर्च पेपर्स लिखते वक्त भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई। कोटा शहर को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उसके लिए सुझाव भी दिए गए। उस वक्त यहाँ पे कलेक्टर थे डॉक्टर रवि सुरपुर जी। जी जी।
तो उनसे भी इस मुद्दे पे लेके बातचीत हुई कि सर ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, इस पे काम किया जा सके। तो उस वक्त बहुत अच्छा सर की तरफ से भी एक अभिभावकों के लिए लेख लिखा गया था जी। अगर याद होता। आज भी वो आप इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, अभिभावकों के नाम पे कलेक्टर साहब का एक पत्र है जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर सब लोग मिलके काम करते हैं तो हम लोग समाज में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने अभिभावकों के नाम पत्र लिखा, तो उस पत्र में क्या संदेश छिपा था? जो पत्र लिखा था कलेक्टर साहब ने, उसमें अंदर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया था कि आप अपनी जो अपेक्षाएं हैं जी, उसके ऊपर बच्चों को ना थोपें। आप अपने जीवन में जो बनना चाहते थे अगर नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारी की सारी अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोप दें। बच्चा बनना चाहता है पायलट, आप उसको ज़बरदस्ती बना रहे हो कि नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तुम भी डॉक्टर बनो। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तुम भी इंजीनियर बनो। मैं आईएएस बनना चाहता था, तुम भी आईएएस बनो। बिल्कुल। बच्चा कुछ और बनना चाहता है। और आप ये देखिए कि डॉक्टर और इंजीनियर में अगर हम लोग अर्निंग सेक्टर की बात करें तो उनसे फार बेटर बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में अर्न कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट लोगों को मिल रही है। पता नहीं क्यों डॉक्टर, ये जो पेरेंट्स हैं उनके माइंड में सिर्फ अब 2 सेक्टर रह गए, स्पेशली कोटा को अगर हम लोग देखें तो कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, बाकी कोटा के बच्चों के लिए और कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। उस लेटर में भी कलेक्टर साहब ने लिखा था कि आप बच्चा क्या बनना चाहता है उससे पूछिए, उसकी इच्छा क्या है, उसकी रुचि किस में। अगर जिस काम में रुचि नहीं होगी आप उसको वो बना देंगे तो वो कैसे आगे जाके सफल होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपने लाइफ में। सक्सेस पाने के बाद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और यही रीज़न होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट में सिलेक्शन के बाद, जेई में सिलेक्शन के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, उसके बाद दे विल कमिटिंग सुसाइड। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को ठीक है थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देनी चाहिए कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन उस गाइडलाइन में उनकी तरफ से प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें यही करना है। बिल्कुल। डॉक्टर निधि जी, समाज सेवा हर कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है क्योंकि इसमें भाव पैदा होना चाहिए, तभी वह समाज के लिए कुछ कर सकता है अच्छाई के काम। आप को कैसे समय मिल पाता होगा इतनी तरह की गतिविधियां करने के लिए, क्योंकि ये काम ऐसा है जो हर समय तत्पर रहना पड़ता है इसमें, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं इसके लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा था जी, जिसके पूरे शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आखिरी की पंक्ति है वो मुझे याद है, एकला चालू। ठीक है तो वो जो एकला चालू वाली पंक्ति है, उसी पंक्ति को लेके मेरा डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी से डिस्कशन हुआ था, क्योंकि भाई जी, डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी को भाई जी कहते हैं। जी जी। भाई जी से जब एक बार बातचीत चली थी तो वो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई जी मुझे भी समाज सेवा करनी है तो कैसे करें? बोले समाज सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ। कि बोले अभी तो पढ़ ले। मैं कहा भाई जी पढ़ तो लेंगे, पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन आपने हमारे अंदर ये बीज तो बो दिया समाज सेवा का, तो अब शुरुआत कैसे करें? बोले कुछ भी नहीं करना, अंदर से बस ये इच्छा रखो कि आपको किसी का भला करना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पौधारोपण करना है, पौधारोपण करना है, हमारे घरों के अंदर ही इतने सारे फलों के बीज निकलते हैं जिनका अगर हम लोग अच्छे से उनको संचित करके, उनको सुरक्षित रख के, बारिश के मौसम में अगर उनको मिट्टी में डाल दे, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी, थोड़ी सी केयर कर दे तो वो पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर बात आती है कि दूसरों की भलाई करनी है। रक्तदान एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एनजीओ चलाने के लिए पैसा चाहिए, समाज सेवा करने के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि समाज सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। समाज सेवा करने के लिए आपका जो दिल होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन प्योर होना चाहिए, कि उसके अंदर एक ही भाव हो कि भाई मुझे वास्तव में समाज की सेवा करनी है। तो समाज सेवा में आपको तो हर कदम में आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं यार इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, और वो चाहे आप उसको एडवाइस दे दीजिए, चाहे उसकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, कपड़ों की मदद कर दीजिए, कभी कभार पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सिचुएशन
पे डिपेंड करता है कि जी, आपको जी। किसकी किस लेवल पे मदद करनी है। अदरवाइज तो हर कदम पे आपको मदद मांगने वाले मिल जाएंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अकेले लेवल पर खुद चल, अगर कोई साथ भी नहीं है तब भी आप पौधारोपण ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। रक्तदान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। गरीबों के उत्थान के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनके लिए जो यूज्ड कपड़े हैं, यूज्ड स्टेशनरी है, मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2018 के अंदर मैंने एक कैंपेन चलाया था स्टेशनरी बैंक के नाम से। जी। उस स्टेशनरी बैंक के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, कोटा शहर से मेरे पास 3.5 लाख किताबें इकट्ठी हुई थी। बहुत बड़े। और ये जो 3.5 लाख किताबें इकट्ठी हुई थी, ये हुई थी सीबीएसई स्कूल से। ये किताबें इकट्ठी करके सीबीएसई स्कूल के बच्चों ने अपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी दिए थे, टिफ़िन्स, वाटर बॉटल। क्योंकि अब क्या है, सीबीएसई बच्चे के स्कूल की अगर आप बात करेंगे तो वो जो बच्चे होते हैं उनको हर साल नई चीज़ें चाहिए। बिल्कुल सही है। नया बैग, नया टिफ़िन, नया बॉटल, नई बॉक्स। और जो पिछले साल था वो भी पूरा डैमेज नहीं हुआ। जी जी। वो जो संसाधन उनके पास अब वेस्ट हो गए हैं, हम लोगों ने क्या किया, स्कूल वालों से बात किया, स्कूल वालों से बात करके वो कलेक्ट किया। इतनी अच्छी क्वालिटी के बच्चों के पास जो हम लोगों के पास मटेरियल कलेक्ट हुआ वो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में बांट दिया। बहुत बढ़िया। बच्चे खुशी खुशी तैयार। कुछ स्कूल्स में तो हमने पूरे के 10-10 कार्टन भर के किताबें दी हैं। और स्टेशनरी के जो कलर्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा होता है उसमें तो किसी के पास तो आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे वहाँ पेंसिल नहीं है, नहीं है, कलर ही नहीं है, देखे भी नहीं कुछ चीज़ें, इस टाइप का बॉक्स नहीं देखा है, मैम ये वाला बॉक्स हमें चाहिए, ठीक है बेटा ले लीजिए। तो उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगा, सिर्फ एक खर्चा था ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऊपर वाले की दया से कोटा के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अगर आप उनसे बोलोगे कि भाई हमें आपके ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, जी जी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी दे देंगे। जी। डॉक्टर निधि जी, कोटा शहर के अंदर या हाड़ौती क्षेत्र भी आपका आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो किस किस तरह के आपने एक आयोजन, इस तरह जो आपने बताया कि पेंसिल हाँ वो वाला, इस तरह कौन कौन से आप आयोजन करती हैं? जी, हम लोगों ने कोटा शहर के अंदर बहुत सारे अभियान चलाए। एक अभियान तो मैंने जैसे अभी बताया स्टेशनरी बैंक के नाम से। एक अभियान हमने चलाया था शिक्षा बंधन के नाम से। जी। शिक्षा बंधन जो था वो हम लोगों ने एक एफएम चैनल के साथ स्टार्ट किया था। जी। और उस एफएम चैनल के साथ जब वो स्टार्ट किया तो उसके अंदर भी हम लोगों को 5.5 लाख का कैश रिसीव हुआ था। जी जी। जिसके थ्रू 47 बच्चे थे जिनको उस वक्त स्पेशली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी, उनको पैसे की ज़रूरत थी। किसी बच्चे का एडमिशन कॉलेज में कराना था, पैसे नहीं थे उसके लिए, लेकिन पहले आइडेंटिफाई किया गया। बिल्कुल। जो कोटा के ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि इस बच्चे को हमारी ज़रूरत है, इनको पैसों की ज़रूरत है। अभी ये इस स्टेज में है कि ये अपने 10th की फ़ीस नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो बच्चे को अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी है, अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कहाँ से भरेंगे। तो वो शिक्षा बंधन करके प्रोजेक्ट चलाया है। वो शिक्षा बंधन जो प्रोजेक्ट था वो हमने चलाया था रक्षाबंधन के टाइम पे। बहुत खूब। कि रक्षाबंधन पे आप कोटा के गरीब बच्चों के साथ शिक्षा बंधन बांध लीजिए। बहुत बढ़िया। तो वो शिक्षा बंधन चलाया गया। फिर एक हम लोगों ने मिशन शुरू किया था कन्या पूजन के नाम से। जी। कन्या पूजन हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पावन, पवित्र और पुण्य माना जाता है कि अगर आपने कन्याओं को खुश कर दिया, कन्याओं का पूजन कर दिया, तो आप अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न रख सकते हैं। तो कन्या पूजन जब हम लोगों ने किया था तो उस वक्त भी कोटा शहर की 135 बच्चियों को हम लोगों ने 135 पेरेंट्स को एक तरीके से हैंड ओवर किया था कि अब इनकी केयर टेकिंग 1 साल तक के लिए आपको करनी है। बहुत बढ़िया। कोटा में कोटा बाल विद्यालय है अपने यहाँ पर, जब नहर रोड से जाते हैं जी, तो इस वाली रोड पर ही है, कैनाल रोड पर। तो वहाँ के बच्चों को आसपास के लोगों से बात करा कि भाई इन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ये बच्चे झुग्गी झोपड़ी के हैं, इनका पूजन हम लोग कर देंगे, इनको जो इनिशियल स्टेशनरी आइटम चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए दिल्ली से हमारे पास मटेरियल आया था जी। और उसमें भी हमने उनको देने के लिए तो ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे हर बच्चे को 500 रुपीज़ अप्रॉक्स का स्टेशनरी आइटम, बैग, जो भी चीज़ चाहिए एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए वो दिया।
और उसके बाद उन बच्चों की पूरे साल भर की एजुकेशन के लिए वो जो पेरेंट्स थे वो जिम्मेदार रहे। बहुत। फिर एक प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ हमारे देश में जी, तो सैनिटरी नैपकिन जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, उसको लग्जीरियस आइटम बना के गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी लगा दिया, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है। उस टाइम पे अगर आप जीएसटी के अगेंस्ट में मूवमेंट देखते तो एक मूवमेंट कोटा में हम लोगों ने चलाया था, पोस्ट कार्ड मूवमेंट, बिल्कुल, जिसमें अरुण जेटली जी के नाम पे हम लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजे थे पूरे कोटा से। तो वो मिशन पूरे कोटा के साथ साथ पूरे इंडिया में फैला और ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास पोस्ट कार्ड, 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो पूरे भारत से सोचिए 3 लाख की क्वांटिटी के पोस्ट कार्ड अरुण जेटली जी के पास पहुँचे। कुछ समय बाद उस मूवमेंट को मुश्किल से हम लोगों ने 6-7 महीने चलाया था जी जी, और फिर वो जीएसटी सैनिटरी नैपकिन से हटाया गया। बहुत बढ़िया। एक मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अब तो खैर वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। कोटा के अंदर हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया था कि जब भी किसी का जन्म दिवस हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो आप उसको पौधा गिफ्ट करें। बहुत हम लोग खूब। बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में देते हैं, लाखों करोड़ों के गिफ्ट भी दे दोगे तो भी एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, समझ, भौतिक चीज़ें हैं वो भौतिक चीज़ है। लेकिन अगर आपने किसी को कोई पौधा गिफ्ट में दिया, अगर वो उसकी केयर टेकिंग कर पा रहा है तो वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसके साथ के साथ उसके आने वाली जनरेशन के पास भी वो पौधा कई रहेगा। पीढ़ियाँ देखेंगे, कई पीढ़ियाँ देखेंगी। बिल्कुल। एक पौधा तो कभी कभी ऐसा होता है कि 500-600 सालों तक चल जाता है। जी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं श्रीलंका गई थी 2010 की बात, जी श्रीलंका में वो पौधा, अब पता नहीं वो सच है या नहीं है, जी जी लेकिन ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर अनुराधापुर करके एक जगह है श्रीलंका में, जी जी, कि जो पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, मतलब कि उसका तना है, शायद ये जो पूरा आपका स्टूडियो है इतना मोटा तना होगा। जी जी, और ये कहा गया कि ये वही पेड़ है जो अशोका की बेटी संघमित्रा लेकर आई थी। बहुत बड़ा। यानी कि अगर आज से बात करें तो कम से भी कम नहीं तो 2200 साल पुरानी बात, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पौधा अभी तक है। तो अगर हम लोग पौधा देते हैं तो हमारे साथ साथ जिस व्यक्ति को ये पौधा दिया गया है वो व्यक्ति भी संपन्न रहेगा। बिल्कुल। जी, और देने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही खुश हैं। दोनों खुश है। डॉक्टर निधि जी, आप श्रीलंका गई जी तो वहाँ जाने का क्या मकसद था आपका? सर, श्रीलंका में इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे साउथ एशियन यूथ पीस कैंप लगा था। जी जी, तो इंडिया से 180 लोगों का डेलीगेशन गया था। उस 180 लोगों के डेलीगेशन में मैं एज राजस्थानी रिप्रेजेंटेटिव गई थी, बहुत खूब है, जहाँ पे बहुत मैंने बढ़िया। कालबेलिया डांस किया था और राजस्थानी फोक में घूमर किया था। बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता है। जी, तो वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी। बहुत बढ़िया। कैसा लगा जब भारत देश का कोई प्रेजेंटेशन कल्चर में वहाँ होता है तो कैसा लगता है? तो बहुत गर्व की बात होती है कि पूरे राजस्थान से आप वहाँ जा रहे हैं जी। और अपने राज्य की संस्कृति को, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे लेके जाएंगे। श्रीलंका की एक बात बहुत अच्छी लगी, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सेंसिबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है अपनी कंट्री को लेके। जी, हम लोग, हमारी कंट्री में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जी जी, श्रीलंका में ऐसा नहीं। श्रीलंका में क्या है कि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो उसके आसपास के सारे एरिया की जो क्लीनिंग है वो उस रेजिडेंट की होगी जो वहाँ रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत। और सेम सिस्टम एप्लीकेबल है आपके मालदीव्स में। मालदीव्स में एक सिस्टम क्या है कि ये जो घर है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने प्लेस प्रोवाइड किया है कि ये आपका एरिया है, जी, एक तो वहाँ पे कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगा। हमारी कंट्री में क्या है कि अगर आपका घर 25 बाई 50 का है तो ऑटोमेटिकली उस 25 में से थोड़ा सा एरिया तो आगे का चला गया। बिल्कुल। सड़क पे रैंप बनेगा ही बनेगा, ऊपर आपका जो रूस है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, आपके घर के आगे का स्ट्रीट और घर के पीछे का स्ट्रीट, ये अगर साफ नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपके घर पे फाइन भेजेगी फोटो खींच के। ये मालदीव का सिस्टम है। बहुत बढ़िया।
तो मतलब कि सिटीजन्स के साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि सिटीजन्स को कैसे अकाउंटेबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, क्योंकि कंट्री को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। बिल्कुल, आम सरकार आदमी आपको सपोर्ट देती है। तो वो जो कहावत है ना कि गायत्री परिवार के अंदर एक है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बिल्कुल सही। तो देश बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा, स्वच्छ रहेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको सुधरना होगा। बिल्कुल नहीं, अच्छी पहले आप जैसे लोग इस तरह एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि श्रीलंका की तरह यहाँ की व्यवस्थाएं भी हो। आप जाते जाते साहित्य क्षेत्र से भी जुड़िए। कोई रचना है आपके पास तो आप सुना सके दर्शकों। सर एज सच अभी तो कोई रचना नहीं है, लेकिन एक गीत है जो हाँ बिल्कुल सुनाइए आप, है ना। वो गीत मुझे बहुत पसंद है। हाँ। भाई जी जब भी हमारे साथ रहते थे जी। तो वो गीत गाते थे। हाँ बिल्कुल सुनाइए आप। और उस गीत का मकसद यही है कि देश के जितने भी नौजवान हैं वो अगर एक साथ रह के काम करेंगे तो हमारा देश सुधर जाएगा। साथ ही साथ देश की जितनी समस्याएं हैं, वो चाहे धर्म की समस्या हो, जाति की समस्या हो, संप्रदाय की समस्या हो, ये सारी समस्या मिट जाएंगी। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। ऐ वतन के नौजवान, इस चमन के बागवान, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, इस महान देश को नया बनाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें, माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। वाह, ये थी हमारे साथ समाज सेविका और थोड़ा बहुत साहित्य की तरफ इनकी रुचि भी है, डॉक्टर निधि प्रजापति जी। इन्होंने इनके एनजीओ के माध्यम से कई मिशन चलाए गरीबों के लिए, आमजन के लिए। आज इस तरह के कार्य से इनको पहचाना जाता है। ये श्रीलंका भी गई, वहाँ भारतीय जो संस्कृति को इन्होंने वहाँ राजस्थान की तरफ से प्रेजेंटेशन किया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत